तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक कर रहे हैं अपना टेली में, दैट इज टीडीएस। ठीक है, टीडीएस कोर्स, टीडीएस पार्ट करने से पहले हम लोग मैं थोड़ा आप लोग से जानना चाहता हूँ कि टीडीएस के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ पता है? तो हम एडवांस में काटते हैं। अच्छा, क्यों काटते हैं? इसमें काटते ही चलिए जितना अगर उसको पेमेंट पे नहीं करा उसके ऊपर तो हम एडवांस के बाद करते हैं ताकि पेमेंट को जमा कौन क्यों, मतलब क्यों गवर्नमेंट ने क्यों बोला कि एडवांस काटना है टीडीएस? तो इसलिए काटा था कहीं अगर वो टैक्स पूरी करे हाँ टैक्स ना करे हाँ तो हम पैसा देते हैं हाँ। तो उसके बिना पे हम अच्छा, ठीक है। कुछ और थोड़ा बहुत पहले तो ये बताओ, टीडीएस हर कोई काटता है? रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन काटती है। ठीक है, टीडीएस का कॉन्सेप्ट समझो पहले तो कि टीडीएस होता क्या है। होता क्या है, पहले तुम मुझे एक बताओ कि तुम लोग को इसके बारे में पता है, इनकम टैक्स के बारे में? इनकम टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ये तो पता है ना? हम लोगों ने पिछली क्लास में जीएसटी क्लास में पढ़ा था कि टैक्स किसे बोलते हैं। टैक्स कितने तरीके के होते हैं? तो हमने पढ़ा था, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये दोनों को पता है, हम लोगों को पता है। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हम पढ़ चुके थे कि ये लगता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो कि आज के टाइम पे लगता है जीएसटी। ये हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के बारे में पूरा क्लियर क्लियर सब कुछ हम लोगों को क्लियर हो चुका है। डायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो टैक्स जिसके ऊपर पड़ रहा है, जिसके ऊपर उसका भार पड़ रहा है, गवर्नमेंट को बोला है, गवर्नमेंट ने बोला है कि तुम ही इससे जमा करोगे, मैं मतलब हम किसी और से रिकवर नहीं करेंगे, हम तुमसे रिकवर करेंगे। क्लियर है? दैट इज डायरेक्ट टैक्स। ये लगता है किसके ऊपर है? ये पर्सन के ऊपर लगता है, ये पर्सन के ऊपर लगता है। पर्सन के ऊपर लगने वाला ऐसा डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब ये लगता कैसे है? मान लीजिए अगर मेरी 50,000 की सैलरी है, मेरी 50,000 की सैलरी है, तो इसका मतलब साल भर में कितना कमाऊंगा? क्लियर है? 6 लाख रुपए कमाऊंगा, तो इसका मतलब मुझे साल में टैक्स कितना देना पड़ेगा पूरे सालों में? अगर मुझे कैलकुलेट करना हो तो कैसे देना, क्या देना पड़ेगा, कैसे निकलेगा? पहले इसमें स्लैब रेट है, गवर्नमेंट ने स्लैब रेट दे रखे कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक अगर कोई कमाता है तो उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, मतलब 0% टैक्स है। 2.5 से लेकर के 5 लाख रुपए तक है तो 5% है, और 5 से लेकर के 10 तक है किसी की इनकम तो 20%, और अगर जिसकी इनकम 10 से अबव है उसका लगेगा, उसके ऊपर लगेगा 30% अब मेरा क्वेश्चन आता है कि 6 लाख रुपए के ऊपर टैक्स कितना देना पड़ेगा? अगर किसी की 6 लाख रुपीज की इनकम है तो उस 6 लाख रुपीज के ऊपर उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? वेरी गुड। ऐसे नहीं लगता कि ये 6 लाख रुपए यहाँ फॉल कर रहे हैं तो पूरा 20% लग जाए, ठीक है, ऐसे नहीं लगेगा। ठीक है, आप लोग कैसे लगाओगे टैक्स? कैसे लगता है टैक्स? लगता है कि पहले 2.5 लाख, मतलब आपकी जो पहले 2.5 लाख रुपए की इनकम होगी, मतलब उसके ऊपर कितना परसेंट लगेगा? 0% लगेगा।
तो वो निकल के कितनी वैल्यू आएगी? बची कितनी आपकी इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा भी? 3,50,000। तो कहा गया कि जो आपकी इनकम के नेक्स्ट 2.5 लाख होंगे उसके ऊपर 5% लगेगा। तो जो आपकी इनकम के नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए है उसमें कितना पैसा लगेगा? 5% लगेगा, जो कि कितना निकल के आएगा? 12,500। बची कितनी इनकम? 1 लाख। बोला गया आपकी इनकम का जो नेक्स्ट 5 लाख रुपीज होंगे, नेक्स्ट 5 लाख रुपीज होंगे, उसमें कितना परसेंट लगेगा? 20%। तो इस 1 लाख रुपए के ऊपर पूरा ये पूरा का पूरा उसके अंदर फॉल कर जाएगा। तो कितना लगेगा? 20,000। तो 20% लगेगा, आपकी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लग गया 20,000। क्लियर है? तो अगर मैं टोटल टैक्स देखूं तो आपको टोटल टैक्स देना पड़ेगा साल के एंड में। करेक्ट है ना? ये टैक्स का बर्डन आपके पास कौन से महीने में आने वाला है? 31 मार्च को, मतलब अप्रैल के महीने में आपको पे करना होगा। भाई अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल 21 से लेकर के 31 मार्च 22 तक आप कमाओगे, है ना? और इसका टैक्स जो आप पे करोगे अगले साल पे करोगे, ठीक है ना? मतलब अप्रैल में पे करो, मई में पे करो, आपके जिम्मेदारी अप्रैल के मंथ में आ जाएगी कि आपको इतना टैक्स पे, ये तो कोई दिक्कत नहीं है सर। आपकी सैलरी कितनी है? 50,000। अब हुआ क्या कि 50,000 वाला सैलरी वाला बंदा, उसके ऊपर एकदम से 32,500 रुपए का खर्चा आ जाएगा, तो क्या एकदम से बाहर आएगा? नहीं आएगा उसके ऊपर? क्या उसका पूरा बजट हिलेगा कि नहीं हिलेगा? और क्या वो गवर्नमेंट को कंप्लेन करेगा कि नहीं करेगा कि सर ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ, हमें एकदम से इतने बड़े बर्डन में डाल दिया आपने कि मेरी सैलरी तो 50,000 रुपए है और मैं एक महीने के अंदर 32,500 कैसे दूं? तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कह रही है कि भैया आपको एक चीज बताओ, जब इस साल में आप कमा रहे थे तो आपको पता नहीं था कि लास्ट में आपको टैक्स देना पड़ेगा? अगर पता था तो आप अप्रैल के महीने में ही ये कैलकुलेशन करते और इसको 12 से डिवाइड कर लेते और करीबन करीबन लमसम में 3,000 रुपए हर महीना जो भी आता वैल्यू 2,700 रुपए का कुछ आएगा, लेकिन 3,000 रुपए आप जमा, 2,700 रुपए 3,000 रुपए जो भी है आप ये जमा हर महीने करते रहते, तो वो आपके लिए आसान होता। साल का जब एंड होता है तो आपका पूरा टैक्स जो है वो जमा हो जाता हमारे पास, तो आपको अप्रैल के महीने में इतना बड़ा बर्डन, आसान था नहीं क्या? आसान था। तो गवर्नमेंट ने ये चीज बताई और फिर लोगों ने कहा ये तो बेहतर चीज है, इसको हम कर सकते हैं कि हम क्या करें, अपना टैक्स एक बारी में जमा कर करके हर महीने की इंस्टॉलमेंट बना करके पहले से जमा कर दें, जिससे कि एंड में हमारे पास कोई टैक्स का बर्डन। अब उसमें से ये बात समझ में तो आई, लेकिन इनमें से देखो लोग बाग बहुत हैं जिसकी जेब से पैसे जाते हैं, एक चीज ध्यान रखना, जिसकी जेब से पैसे जाते हैं उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। नहीं चलता? चलता है कि नहीं चलता है? मैं अगर आपको बोलने लगूं अभी कि भैया एक काम करो, कल आपको घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, मैं संडे है ना, कल घुमाने के लिए लेके जाऊंगा, आप मुझे यहाँ मिल जाना, तो आप ये कहोगे कि सर कितने बजे मिलना है ये बताओ आप, ये तो बोलोगे। और अभी अगर बोल दूं कि कल अगर आप आओगे तो उससे पहले 2,000 रुपए यहाँ पे जमा करो, तो क्या पूछोगे? फिर तुम्हारे क्वेश्चन होंगे कि सर 2,000 रुपए जमा करने हैं तो पहले बताओ कहाँ ले जाओगे और क्या खिलाओगे और कैसे ले जाओगे? करेक्ट है ना? पूरे दिन का शेड्यूल बताओ, फिर आप क्या 2,000 रुपए का हमारा होगा क्या, पहले ही बताओ आप। और जब मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको 2,000 रुपए में मैं आपको कैसे ले जाऊंगा, बाइकों में ले जाऊंगा, क्या सर कैसी बात कर रहे हो, 2,000 में बाइकों में, कारों में जाएंगे हम, ये जाएंगे। करेक्ट है ना? या मैं आपको एक तरीका जो भी बताऊंगा आप उस बजट को कम करने की कोशिश करोगे, आप करो सर कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, 1,500 रुपए में हो जाएगा, ये तो काम मैं इंतजाम करवा दूंगा। तो क्यों? क्योंकि जेब से पैसे, जब इंसान की जेब से पैसे जाते हैं तो इंसान का दिमाग बहुत तेज चलता है। अब ये जो टैक्स है ये किसकी जेब से जाएगा? ये हमारी जेब से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हमारा दिमाग तेज चलना चाहिए नहीं चलेगा? लोग बहुत सारे भाई जो ईमानदार लोग होंगे वो तो कहेंगे चले इतना करता रहता हूं, टेंशन लेने की जरूरत क्या है। लेकिन जिनको पैसे बचाने होंगे वो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। तो उसमें से एक बंदा है शिवम, कौन? ये बहुत शातिर है, ठीक है, और लालची किस्म का आदमी है ये, ठीक है। ये किसी को अपना पैसा एक पैसा भी देना पसंद नहीं करता, तो गवर्नमेंट को कैसे दे देगा?
इसी की सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है। ये भागा भागा अपने एम्प्लॉयर के पास गया, किसके पास गया, अपने एम्प्लॉयर के पास गया, और इसने बोला कि सर मेरे को जो आप सैलरी देते हो 50,000 रुपए देते हो, जिसमें 32,000 रुपए का टैक्स मुझे देना पड़ता है साल का, 3,000 रुपए महीने का देना पड़ता है, सर मेरी सैलरी बढ़ाओ आप, 3,000 रुपए महीना तो बढ़ाओ, नहीं तो मैं नहीं, देखो मेरा नहीं चल पाएगा। उसने कहा तेरी मर्जी भाई, नहीं चल पाएगा तो दूसरी लाइन में लगे हुए, तो छोड़ के चले जा, दूसरे को रख लूंगा, मैं क्यों बढ़ाऊं 50,000 रुपए, तेरा टैक्स, वो तो टैक्स का बटन तेरे पर है, उसकी भरपाई मैं क्यों करूंगा। अरे सर एक काम कर सकते हो, चलो और एक और काम कर दो, अगर आप मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हो तो एक काम कर दो कि मुझे आप ना चेक के थ्रू देना 30,000 रुपए और 20,000 रुपए कैश। करेक्ट है, इसने ये प्लानिंग करने की कोशिश करी भाई, अब ये टैक्स प्लानिंग कर रहा ना, तो इसने क्या करा, अपने एम्प्लॉयर को बोला सर मुझे आप चेक के थ्रू देना 30 और कैश के थ्रू देना 20,000, और आप अपने यहाँ दिखाना मेरी सैलरी कितनी है 30,000, तो मैं गवर्नमेंट को कितनी सैलरी बताऊंगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना पता चला गवर्नमेंट को फिर 3 लाख, पहले 2.5 लाख माफ, जिसपे कितना परसेंट लगेगा 0%, कितनी वैल्यू निकल के आएगी 0। अब बचा कितना 1.10, 1.10 किस स्लैब के अंदर जाएगा 5% वाले, कितना परसेंट टैक्स लगेगा, कितना आएगा 5500 आएगा, और ये है साल का, डिवाइड बाय 12 करो तो कितना आ गया 500-600 रुपए आ गया, 500-550 रुपए आ गया, तो ये हर महीने आपको 550 रुपए जमा करने। कमाया कितना आपने, कमाया कितना आपने, कमाया 6 लाख रुपए जितने पहले कमाए थे, और टैक्स कितना आ रहा था आपको 6 लाख रुपए 32,500, आप कितने पे ले आए उसे 5500, करेक्ट है ना, ये टैक्स प्लानिंग। अगर ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट खुद किसके ऊपर डाल देती, जिनकी इनकम टैक्स है उसी के ऊपर डाल देती इंस्टॉलमेंट की जिम्मेदारी, तो लोग बाग ऐसे प्लानिंग कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये जो टैक्स की लाइबिलिटीज है, टैक्स ये वाला जो कैलकुलेशन है कि महीने में, मतलब उन्होंने कहा कि जितने भी एम्प्लॉयर है सबको बुलाया, किसको बुलाया, सारे एम्प्लॉयर्स को बुलाया, जिनके नौकरी कर रहे हैं ना लोग, उन्होंने कहा ये कैलकुलेशन कि किस एम्प्लॉयज के ऊपर पूरे साल भर में कितना टैक्स आएगा, वो कैलकुलेशन आप करोगे, वो कैलकुलेशन आप करोगे, करेक्ट है ना। ये कौन करेगा, एम्प्लॉयर, मतलब ये पूरे साल भर की कैलकुलेशन वो करेगा, और कहा गया कि उसकी सैलरी में से, जिस पर जो भी आपका एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 रुपए है, अगर उसका पूरे साल का बर्डन 32,500 आ रहा है उस हिसाब से, तो उसकी सैलरी में से जो 3,000 रुपए उसको जमा करने थे वो ना कर करके आप उसकी सैलरी में उसे 50,000 दो ही मत, आप उसे कितना दो 47,000 दो, और 3,000 रुपए उसके आप हमें जमा करो, करेक्ट है ना, मेरी बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दी, एम्प्लॉयर के ऊपर। इस चीज से, इस एक्टिविटी को बोला गया टीडीएस। अब टीडीएस की फुल फॉर्म क्या हुई, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब क्या है, जहां से टैक्स, जहां से जो सोर्स है, जो इनकम का सोर्स है, उसी जगह पे टैक्स समझ में आ रही बात। देखो जो आपकी इनकम का सोर्स है, कहां से आता है आपका इनकम, एम्प्लॉयर की तरफ से ना, उसी जगह पे ही टैक्स डिडक्ट हो जाएगा, उस एक्टिविटी को टैक्स डिडक्टेड सोर्स बोलेंगे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब उसका वो ये ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मेरी बात समझ आ रही। अब ये एक इंसान की बात आती है कि सर एक चीज बताओ, टीडीएस क्या सैलरी पे कटता है, एक चीज बताओ, एक बंदा कहां कहां से कमा सकता है, ये बंदा कहां कहां से कमा सकता है, एक तो हमने देख लिया सैलरी से कमा सकता है, कहीं और से भी कमा सकता है क्या ये, और इन्वेस्टमेंट में क्या रेंट, इसका हो सकता है कोई घर गुरु रेंट पे चढ़ा रखा हो इसने, और कहां से कमा सकता है? लॉटरी विनिंग से कमा सकता है ना, लॉटरी वगैरह से कमा सकता है, और अरे नाम बताओ ना क्या क्या हो सकते हैं, तुम कहां से कमा सकते हो, तुम इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हो, तुम्हें कमीशन आता है,
ठीक है ना। मान लीजिए तुम क्या नाम उसका, कौन बनेगा करोड़पति में गए, आप वहां पे जीत कर आए, आपके बैंक में एफडीज वगैरह रखी हुई, इंटरेस्ट रखे हुए, तो सोर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। अब इस बंदे को तो बोल दिया था कि भैया तुम जो भी इसे सैलरी दोगे तो ये कैलकुलेशन तुम करोगे और टैक्स निकालोगे, ठीक है ना। तो क्या क्योंकि तो इसकी इनकम तो ये भी है ना, इनकम तो ये भी आएगी इसकी। तो गवर्नमेंट ने क्या इस बंदे को भी बोल दिया? हाँ, सबको बोल दिया है, इन सबको बोल दिया है, करेक्ट है ना। हाँ, टीडीएस कौन जमा करेगा? जो जो रेंट पे कर रहा है, जो रेंट पे कर रहा है, इसका है ना ये मकान, तो पे कौन कर रहा है? ये पे कर रहा है ना। तो जो पे कर रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप इसका टैक्स काट करके इसे जमा करोगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिन पे टीडीएस कटता है। क्यों रखा गया होगा ऐसा? ऐसे ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया? आपको एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पता चल गया ना कि एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदा है एम्प्लॉय को, कि उसका बर्डन, क्योंकि देखो जब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में सारी इनकम दिखाएगा, और जब इनकम, जो भी इनकम, टोटल इनकम पे टैक्स आएगा वो तो ऑलरेडी जमा हो चुका है गवर्नमेंट के पास, तो इसका बर्डन तो खत्म हो गया ना, नहीं हो गया? तो इसके लिए तो फायदा है कि नहीं है? गवर्नमेंट ने, देखो गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी जो रखी है, ये समझना जरूर, गवर्नमेंट ने जो लाइबिलिटी रखी है वो किसके हैंड में रखी है? टैक्स की, इनकम टैक्स की रखी है इसके ऊपर, और टीडीएस की रखी है। अगर टीडीएस जमा नहीं होता तो इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट की, नोटिस कुछ नहीं आएगा, कोई पेनल्टी नहीं आएगी। पेनल्टी किनके ऊपर आएगी? अगर इनकम टैक्स नहीं जमा हुआ ठीक टाइम से तो किसके ऊपर पेनल्टी आएगी? इसके ऊपर, परसेंट। मेरी बात समझ में आ रही? क्लियर है? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें एम्प्लॉय का तो फायदा है, गवर्नमेंट का क्या फायदा है? चांसेस कम हो जाते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए ये बंदा इतनी जगह से कमाता है, करेक्ट है ना, इसने सैलरी से कमाया 6 लाख रुपए, कितने, और इसका रेंट भी आता है 4 लाख रुपए, कितने, 4 लाख रुपए, तो टोटल इसकी इनकम कितनी होगी? 10 लाख रुपए। तो बड़े स्लैब में पहुंच चुका है ये। अब अगर मान लीजिए इसने बोला है गवर्नमेंट को एक काम करता हूँ, ये 4 लाख रुपए वाली रेंट की इनकम दिखाता ही नहीं, जब आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए जाएगा ये, इसने क्या करा, इस 6 लाख रुपए को दिखाया और ये 4 लाख रुपए को, लेकिन इसके ऊपर जिम्मेदारी थी कि ये जब ये पेमेंट करेगा तो टीडीएस कटेगा, काट के पेमेंट करेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या गवर्नमेंट को इस बंदे से पूछने की जरूरत है कि तूने कहां से कमाया? ये गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहले ही पता चल गया होगा भाई। जब इसने जमा करा होगा, जब इसने टीडीएस जमा करा होगा तो गवर्नमेंट को तो पता चल गया होगा ना कि इस बंदे ने किस बंदे का टीडीएस काट के जमा करा है, तो कितनी इनकम, इस बंदे की कितनी इनकम रेंट से आई है पूरे साल भर में पता चल गया होगा, कितनी सैलरी से आई है पता चल गया होगा, कितनी लॉटरी से आई है, कितनी इंटरेस्ट आई है, क्योंकि इन सभी ने इनका टीडीएस काट के जमा करा हुआ है। तो इसका नाम तो ऑलरेडी गवर्नमेंट के साइड पे रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने से पहले ही गवर्नमेंट के पास एक डिटेल होगी जिसमें इसका डिटेल होगी कि इसका इतना टीडीएस कट चुका है और इस चीज पे कट चुका है, तो उस हिसाब से उसकी इनकम पता चल जाएगी। तो क्या ये उस इनकम को छुपा सकता है जिसके ऊपर टीडीएस कट गया? नहीं। तो ये टैक्स ट्रांसपेरेंसी करने के लिए ही टीडीएस का रोल आया गया। अब बात आती है, अभी बात आती है कि किस किस चीज पे टीडीएस करता है। अब एक चीज बताओ, बात आती है सर, एक चीज बताओ, कमीशन की आपने बात करी, अगर मान लीजिए मैंने किसी का काम करवा दिया और मेरे पास 1000 रुपए की कमीशन किसी ने मुझे दे दी, तो क्या उसके फिर टीडीएस काट के देगा? नहीं भाई, टीडीएस की एक लिमिट दी है। जैसे इनकम टैक्स में लिमिट क्या है? 2.5 लाख रुपए। किसी की 2.5 लाख रुपए तक इनकम है तो टैक्स टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। और 2.5 लाख रुपए के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इनकम टैक्स में ना, 2.5 लाख रुपए, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तब हम उसे डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर? क्लियर? इतना समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? अब बात आती है कि आखिर किन किन चीजों पे टीडीएस करता है और कितनी लिमिट्स है, तो वो पहले एक बार देख लेते हैं। तो हमारा ये एक चार्ट है, जिस चार्ट को हम लोगों ने, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आखिर इसके बेस पे जीएसटी की और टीडीएस की
लायबिलिटी डिसाइड होगी कितना टीडीएस आपको जमा करना है कितना नहीं करना है। देखो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए इशू हुआ है, हर साल चार्ट आता है टीडीएस का, ठीक है, बजट में। तो पहला क्या बोल रहा है कि इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी जरूरी है, जैसे कि एक मिनट, जैसे इसमें नजर आ रहा होगा आपको कि 192 जो है सेक्शन, इसमें 4-5 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको सेक्शन याद रखना है, एक आपको नेचर ऑफ पेमेंट याद रखना है, एक आपको थ्रेशोल्ड लिमिट याद करनी है, टीडीएस रेट याद करने और मार्क्स। देखो सेक्शन क्या बताता है, सेक्शन ये मतलब टीडीएस का जो चीजें है वो आपको बता रखा है कि इस सेक्शन के अनुसार इस चीज के ऊपर इतनी लिमिट तक टीडीएस नहीं कटेगा, इससे ऊपर अगर कोई किसी को पेमेंट। अच्छा मुझे पहले बताओ टीडीएस किस चीज पे कटता है, अगर कोई मैं बोर्ड पूछने लगे टीडीएस किस चीज पे कटता है तो क्या बताओगे, किस पे कटता है, इनकम पे इनकम टैक्स पे किया जाता है, इनकम पे क्या दिया जाता है, इनकम टैक्स। टीडीएस किस पे कटता है, पेमेंट्स पे। किस पे कटता है, हमेशा कभी भी कोई पूछेगा टीडीएस किस पे कटता है तो बताना है पेमेंट पे कटता है। गवर्नमेंट ने क्योंकि पेमेंट में बोला है ना कि अगर आप किसी को रेंट देते हो, अगर आप किसी को सैलरी देते हो, अगर आप किसी को कमीशन पे करते हो, अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे करते हो, तो उनके ऊपर लाइबिलिटी डाली है कि उसके ऊपर टैक्स लगेगा, पेमेंट के ऊपर टैक्स लगेगा, टीडीएस कटेगा ना कि इनकम के ऊपर। ठीक है, एक मिनट रुको। देखो इसमें क्या है आपका कि आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर इसमें कि इस पे है 192 सेक्शन है सैलरी का, बोला गया कितने अमाउंट तक कितनी सैलरी पे टीडीएस नहीं कटेगा, जो साल का स्लैब रेट होगा, क्या होगा, स्लैब रेट, उसके अनुसार उतने अमाउंट पे टीडीएस नहीं कटेगा जितने पे माफ करा गया, जितने मैंने अभी पढ़ाया था। और कितना परसेंट टीडीएस कटेगा वो आपको भी मैंने बता दिया, किस बेस पे लगेगा परसेंटेज भी दिखा दिया। फिर 192 ए, ये क्या बताता है, पेमेंट ऑफ एक्रूड बैलेंस ऑफ पीएफ फंड विच इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। जो भी पेमेंट की गई है पीएफ ऑफिस ने, अगर पीएफ निकाला है आपने और पीएफ ऑफिस ने आपको पेमेंट करी है, तो जो भी टैक्सेबल अमाउंट है एम्प्लॉय के हैंड में, उसके ऊपर अगर 50,000 रुपए तक का पीएफ है तो कोई बात नहीं, 50,000 से ऊपर होगा तो 10% टीडीएस कटेगा। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब आपने जो शेयर्स या डिबेंचर्स किसी कंपनी का खरीद रखे हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 2,500 तक 2,500 रुपए तक अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है पूरे साल भर में तो आपको टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपको ऊपर अगर 2,500 से ऊपर आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है तो 10% टीडीएस कटेगा। वेरी गुड। डिविडेंड, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड खरीदा होता है, अगर आप किसी को डिविडेंड पे कर रहे हो तो 5,000 रुपए तक तो कोई बात नहीं, 5,000 से ऊपर अगर आप पे करोगे तो 10%। ये 5,000 2,500 रुपए क्या है, पूरे साल भर की लिमिट है। आपने आज 200 रुपए दिए, कल 1,000 रुपए दिया, कल फिर उसके बाद 2,000 रुपए दिए, ऐसे करते करते जब 5,000 तक हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। 5,000 से ऊपर अगर हो गया तो टीडीएस कटेगा 10%। अब बात आती है कि सर 5,000 अगर 6,000 हमने किसी को दे दिया तो 1,000 रुपए पे टीडीएस कटेगा, पूरे 6,000 रुपए पे, पूरे 6,000 रुपए पे कटेगा। गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर लिमिट ऊपर चली गई तो पीछे वाली अमाउंट पे भी आपको टीडीएस काम ना है, मतलब आपकी जो पहले वाली जो आपकी एग्जम्पशन लिमिट वाली अमाउंट है उसमें भी टीडीएस कटेगा। इसीलिए अगर आपको लगता है कि पूरे साल में लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो आप इंतजार मत करो,
कि लिमिट क्रॉस होने का स्टार्टिंग वाले डेट से ही टीडीएस काटना स्टार्ट कर। क्लियर है? इसके बाद 194A जो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लेना। तो उसमें सबसे पहला है 194A। 192 जो सैलरी वाला था, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना? ये कॉमन जो टीडीएस है जो आपको याद होने चाहिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, बैंक को सोसाइटी डिपॉजिट, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। मतलब ये जो जितने भी आपके इंटरेस्ट आपने जमा करे हुए, सीनियर सिटीजन ने अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सीनियर सिटीजन को, तो 50,000 रुपए तक माफ है, 50,000 तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा, और अदर के लिए 40,000 रुपए। मतलब हमारा पैसा अगर बैंक में रखा हुआ है और हमारे सेविंग अकाउंट में हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है या एफडी में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 40,000 रुपए तक मिल रहा है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर मिलेगा तो टीडीएस कटेगा 10%, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद है इंटरेस्ट अदर देन बैंक में, बैंक के अलावा कोई इंटरेस्ट आपको पे कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ करके, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ करके और बैंक में जो इंटरेस्ट बैंक पे करता है इंटरेस्ट उसको छोड़ करके कोई और इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो 5,000 तक की छूट है, 5,000 से ऊपर 10%। इंपॉर्टेंट है 194B यूनिफॉर्म लॉटरी, कौन बनेगा करोड़पति में गए और करोड़पति में जाकर के 1 करोड़ रुपए जीत के लाए, तो 10,000 रुपए तक जीत के लाओगे तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर 10,000 से ऊपर लॉटरी जीतोगे तो 30% इंटरेस्ट कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। क्लियर है? 194B विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, 10,000 रुपए तक की लिमिट है, 30% टीडीएस कटेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? इसमें क्या है, इसमें एक लिमिट दे रखी है, सिंगल ट्रांजेक्शन 30,000 एंड एग्रीगेट ऑफ ट्रांजेक्शन इज 1 लाख। मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप मेरे यहाँ कोई काम कर रहे हो, मैंने आपको कोई क्या दिया, आप मेरे यहाँ कोई काम करते हो, क्या करते हो, मेरे लिए कोई काम देखो मैंने बोला आपको कि भाई जाओ एक काम करो, बाहर की शॉप है वहां से स्टेशनरी लेकर आ जाओ। क्या लेकर आ जाओ? स्टेशनरी लेकर आ जाओ। अब आप किसी भी शॉप पे गए और वहां से स्टेशनरी खरीद के लेकर आए, तो आपने इसे पेमेंट करी होगी, तो क्या टीडीएस काटोगे? नहीं, करेक्ट है ना? क्योंकि ऐसे तो हम पेमेंट कर रहे हैं इसलिए, क्योंकि इस दायरे के अंदर नहीं आता। लेकिन अगर मान लीजिए इस बंदे से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि जितनी भी स्टेशनरी है वो तुम्हारे यहाँ से आएगी, और उसके तहत जब भी मैं स्टेशनरी मंगाता हूँ ये भेज देता है, उसके हिसाब से ये बिल भेजता है, मैं उसकी पेमेंट कर देता हूँ। क्लियर है ना? तो कहा गया कि अगर किसी से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और उसके एवज में आपको वो बिल देता है, फिर आपको उसकी पेमेंट करते हो, तो जो वो बिल दे रहा है, अगर वो बिल छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे मतलब 20,000 रुपए का, 25,000 रुपए का, मतलब 30,000 रुपए से कम वाले हैं, तो पूरे साल भर में 1 लाख रुपए तक अगर आप उसका कारोबार करते हो उसके साथ, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत, पूरे साल की लिमिट कितनी हो गई? 1 लाख। लेकिन अगर उसने इस बंदे ने एक बिल अगर कितने का दे दिया, 30,000 या 30,000 से ऊपर का दे दिया, तो लिमिट 1 लाख रुपए की नहीं कंसीडर की जाएगी, लिमिट क्रॉस हो गई और आपको उसी दिन से टीडीएस काटने की जिम्मेदारी खड़ी हो जाएगी, चाहे पहले बिल उसने 30,000 का दे दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये वाली बात समझ में आई आपको? अब टीडीएस कटेगा कितना? टीडीएस कटेगा क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मतलब नहीं, हाँ अगर हम ट्रेडिंग आइटम खरीदते हैं किसी से तो उस पर टीडीएस नहीं कटता है, एक्सपेंसिस पे टीडीएस करता है, इंडायरेक्ट एक्सपेंसिस पे, ठीक है? आपके ट्रेडिंग आइटम पे टीडीएस नहीं करता। कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? या तो 1% या तो 2%, ये डिपेंड करेगा सामने वाला पार्टी कौन है। अगर सामने वाली पार्टी एचयूएफ या इंडिविजुअल है तो 1% काट दो, और अदर है तो 2%। नेक्स्ट देखो 194D। 194D क्या होता है? 194 इसके बारे में डिटेल में ना डायरेक्ट टैक्स में पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा। मैं अभी सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टैली में ट्रीटमेंट इसका आने वाला है, ठीक है ना? एक आपको ये 94C याद करना है, ठीक है ना? उसके बाद 194D कमीशन होता है, इंश्योरेंस कमीशन। अगर आप इंश्योरेंस कमीशन किसी क्या आप इंश्योरेंस कमीशन पे करते हो
तो उस केस में क्या है, इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हो 15,000 तक तो कोई बात नहीं, 5 उससे ऊपर दोगे तो 5% टीडीएस कटेगा। कंपनी के लिए 15,000 10% इसका, ठीक है ना। इसके बाद नीचे जाओ, मैं इंपॉर्टेंट वालों पे पहुंच जाता हूँ डायरेक्टली, यहाँ पे याद कर लेना 194H। ये जो कमीशन वगैरह होता है, एक तो लॉटरी वाला टिकट होता है तो स्पेसिफाई है, बाकी जो बचे हुए ब्रोकरेज फीस वगैरह दी जाती है ना, जो 94H होता है, 15,000 तक कमीशन दे तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दोगे तो 5%। अलग अलग दे रखे उन्होंने, बस कैटेगरीज अलग अलग बना दी, ठीक है। दूसरा आपकी क्या बात है यहाँ पर 194I, 194 रेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी टीडीएस ना अप्लाई हो रहा हो तो ये जरूर अप्लाई हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट पे रेंट पे है ना। तो कहा गया कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ले रखी है तो 2,40,000 रुपए उसका रेंट देते हो पूरे साल का, मतलब 20,000 रुपए महीना देते हो तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर दोगे तो 2% टीडीएस काट देगा। क्लियर है? तो अगर आपको पता है कि यार 25,000 रुपए महीना में दे रहा हूं तो फिर तो सिंपल है, साल की लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो स्टार्टिंग वाली डेट से टीडीएस काटना स्टार्ट कर दो। लैंड और बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्चर, अगर आपने लैंड बिल्डिंग किसी की ले रखी रेंट पे तो 2,40,000 तक कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 10%। अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड को अगर आप किसी को पेमेंट करते हो, कोई खरीदी आपने उसकी पेमेंट कर रहे हो, 50 लाख रुपए तक पेमेंट दे रहे हो कोई बात नहीं, उसके ऊपर दे दो तो 1% टीडीएस कटेगा। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट और है इसमें जो आपके टैली के लिए इंपॉर्टेंट है, देखो कितने सारे सेक्शन है, ठीक है ना, ये आप याद कर लोगे। मैं आपको शेयर कर दूंगा ये चार्ट, इतने नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से याद करने, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ सेक्शन कौन कौन से आपको याद करने, आपको कौन कौन से सेक्शन याद करने हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतना बात याद हो गया आपको। इसके बाद वाला पार्ट जो है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ आपको कौन कौन से सेक्शन याद करने हैं आपको इसमें। एक तो याद करना है आपको कौन सा, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो एक तो आपको सैलरी का सेक्शन याद करना है, ठीक है, 194 192 था, ठीक है। उसके बाद एक याद करना है 194C कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कर रहा है 194I रेंट, एक याद करना है 194H कमीशन, एक याद करना है 194J प्रोफेशनल फीस, ये आपने पढ़ा नहीं अभी। प्रोफेशनल फीस मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई आपने लॉयर डॉक्टर से कोई काम करवाया, उसकी आप पेमेंट करोगे, करेक्ट है ना। आप मैंने यहाँ पे किसी डॉक्टर को बुलाया और आपका ट्रीटमेंट ऐसी करवा दिया, उसकी पेमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसके 30,000 रुपए तक अगर आप किसी उसको पेमेंट कर रहे हो, कितने का, तो कोई बात नहीं, अगर उससे ऊपर पेमेंट करोगे तो कितना टीडीएस कटेगा 10%। तो क्या हुआ, जैसे करेंगे टीडीएस काट रहे हैं, पेमेंट को ना कर रहे हैं, टीडीएस काट रहे हैं, पेमेंट को ना कर रहे हैं। क्लियर है? टीडीएस तो उसकी सैलरी में से उसकी पेमेंट से काट कर गवर्नमेंट को पे कर देगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये तो याद कर ही सकते हो इनके लिए, इनके रूल आप क्या याद करने। एक इंटरेस्ट का सेक्शन भी याद कर लेना, वो था 194A था शायद से, है ना, 194A इंटरेस्ट का ये सेक्शन, ये आपके पास 6 सेक्शन है जो आपको याद करने, ठीक है, ये आपको याद कर लेने। इसके बाद की कहानी टीडीएस की हम लोग नेक्स्ट क्लास में करें। इतना समझ में आ गया? किस चीज का? हाँ वो याद कर सकते हो आप, ठीक है ना, मतलब मैंने जो आपको लिखवाया है ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो बाकी हम कल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का आने का, बाय बाय।